हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रियाकलाप 8.3 स्टार्ट करेंगे। गुब्बारों को फुलाना। इसमें हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे ले लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा सा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। दोनों गुब्बारों को फुला करके प्रत्येक को धागे से बांध लीजिए और इनको साइकिल के स्कोप या किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इन्हें लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में अब आप क्या करेंगे? फूंक मारेंगे। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। भाई, हमने पढ़ा था कि पवन का अगर वेग बढ़ेगा तो वायु दाब जो होगा वो घट जाएगा। तो दोनों में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है दोनों में। तो इससे क्या होगा? जो वायु दाब होगा वो कम हो जाएगा। कम हो जाने से वो क्या होगा? वो जो दोनों बैलेंस होंगे वो एक दूसरे से दूर जाने के बजाय वो अपने पास आएंगे। कैसे? देखिए, गुब्बारों के बीच में जब आप फूंक मारेंगे तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। आ गए पास? इसमें भी दिखाया जा रहा है क्योंकि इस यहाँ का जो वायु दाब है वो क्या हो गया है? बिल्कुल कम हो गया है। जबकि इधर की साइड का वायु दाब जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ का जो वायु दाब है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये वाला जो वायु दाब है वो इन बलून्स को क्या करेगा? एक दूसरे की ओर धकेलेगा। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये दूर जाने की बजाय क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। इसी तरीके का क्रियाकलाप मैंने आपको आपकी पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था कि मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी बोतल में, आप बहुत सारे आम आपकी बोतल ले सकते हैं, उस पर कोई भी आप कागज़ की गोली बना करके रख सकते हैं और उसे अंदर डालने का, फूंक मारकर अंदर डालने का प्रयास कीजिए। तब आपने प्रयास भी किया था। तब आपने देखा कि कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना बहुत ही कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब आप अपने बोतल को अपने मुख के पास लाते हैं तब वहाँ पर वायु का वेग, जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा? वेग ज़्यादा होगा तो वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा। जब आप उस कागज़ को फूंक मार के अंदर डाल देंगे तो बाहर तो वायु दाब घट गया है, लेकिन बोतल के अंदर तो ज़्यादा है ना। बोतल के अंदर जो देखो, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम यहाँ पर वायु दाब जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर क्या हो गया है? कम हो गया है। जब आप इसको अंदर डालेंगे, ये इसको बाहर ढकेलने का प्रयास करेगा तो इस स्थिति में हम इस कागज़ की जो गोली होती है उसको अंदर नहीं भेज सकते। ये काफ़ी कठिन कार्य होता है। चलिए, इसको भी मैंने आपको करा दिया है। क्रियाकलाप 8.4, क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? चलिए, इसको भी देखते हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। आपको कैसा काटना है? 20 सेंटीमीटर तो लंबी लेनी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी लेनी है। एक कागज़ की पट्टी काट लेनी है और अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच, जानते हैं ना अंगूठे तर्जनी कैसी होती है, उसके बीच में आपको इस तरीके से पकड़ना है कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि आपका 8.5 डायग्राम में दिखाया गया है। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि दूसरा सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? बोझों को सही करते हैं। भाई, आप नीचे से कैसे फूंक मार सकते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3, 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है? बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगा था भाई। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। ये किसका है पता है? 8.3। जो आपने 8.2 किया था आपने कि बोतल में आप कागज़ की गोली रखेंगे, बहुत आम आपकी बोतल्स लेंगे तो उसमें आप फूंक मारेंगे तो वो अंदर जाने में कठिनाई होती है। क्यों होती है? इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का जो वेग होगा वो अधिक हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है? वेग अधिक हो जाता है तो वायु दाब घट जाता है, जबकि बोतल के भीतर वायु दाब अधिक होता है, मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है और हम
उसे अंदर भेजने में असमर्थ होते हैं। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा था कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। बाहर कहाँ है? ज़्यादा। मैंने आपको डायग्राम बताया था। इसी तरीके से 8.4 में आपने देखा है कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर जाती है, परंतु पुनः ऐसा तब भी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में ही कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवन तथा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी, जैसे कि टीनें उड़ जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वायु वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। पवन के वेग से बढ़ जाने के कारण वायु दाब कम हो जाता है और वो जो टीनें होती हैं वो उड़ जाती हैं और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपके साथ भी आपने ऐसे देखा है तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आइए अब हम समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, ये वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी ये विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु वाले क्षेत्र की ओर ही गति करती है। आपने देखा होगा कि जब हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वायु दाब जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। तो पवन जो होती है वो अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है बल्कि बिल्कुल होता है। कैसे? एक कथन नली लीजिए, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कस करके लगा दीजिए। आपने क्या ले ली? एक कथन नली, और उसके मुख पर आपने गुब्बारा लगा दिया जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। आप इसे किसी धागे से कस के बांध सकते हैं या फिर टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। अब आप क्या करेंगे? इसमें गर्म जल डालेंगे। इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट है आपके लिए। आप कोई भी जो आर पार नली हो उसका यूज़ कर सकते हैं, कथन नली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप गर्म जल में अगर आप उसे डालेंगे तब आप क्या देखते हैं? गुब्बारा लगे कथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए, गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। कथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा जल लीजिए और कथन नली को पहले की बहुत ही 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने परीक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? क्योंकि हमने पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि गर्म करने पर क्या होता है? वायु का प्रसार होता है। तो वायु कहाँ जाएगी? प्रसार करके गुब्बारे में चली जाएगी। वही गुब्बारा कथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्योंकि भाई अब वो जो जल है पहले गर्म था तो वायु ऊपर की ओर प्रसार कर रही थी, अब वो जल ठंडा है तो वो वायु नीचे की ओर आ जाएगी। क्या हम पहले परीक्षण से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर कथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? अब इसके लिए हम क्रियाकलाप 6.8 करेंगे, 8.6 करेंगे। ये बहुत ही रोचक प्रैक्टिकल है आपके लिए। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। समान आमाप की कागज़ की 2 खाली थैलियाँ, कागज़ के 2 खाली कप लीजिए। आपको कागज़ के 2 खाली कप ले लेने हैं या फिर 2 थैलियाँ भी ले लेती हैं। दोनों थैलों को धातु तथा लकड़ी के किसी छड़ के दोनों किनारों से लटका दीजिए। किससे लटकाने हैं? धातु या फिर लकड़ी के किसी भी छड़ के दोनों किनारों पर उसे आपको लटका देना है। ध्यान रहे कि कागज़ की थैलियाँ कपों का मुख नीचे की ओर रहे।
सावधानी जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा यह ध्यान रखेंगे कि उस किलो कागज़ की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें कि जैसा किसी तराजू में करते हैं, जैसा कि आपका चित्र 8.7 में दिखाया। देखिए ये रहा डायग्राम। ये क्या किया आपने, यहाँ पर क्या किया है, एक लोहे की छड़ ली है, 2 कागज़ के बैग ले लिए आपने और इनको आपने छड़ पर बांध दिया समान दूरी पर। यहाँ पर आपने एक धागा बांध लिया और इससे इसको उठाया, जैसे कि आप तराजू के वजन वगैरह तोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल उसकी तरह आपने इसको उठा लिया है। अब आप इसे मोमबत्ती से पर्याप्त दूरी पर रखेंगे। अब क्या होगा भाई, थैलियाँ जो होंगी उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन क्यों बिगड़ जाता है? क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? हाँ, ऊपर की ओर ही जाएगी वायु, नीचे तो आ नहीं सकती। जैसे कि मोमबत्ती के लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को भी क्या करेगी, ऊपर की ओर ले जाएगी। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप ये अब यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि वायु का जो प्रसार होता है वो कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है। उसके पास में जो भी आएगा वो उसको अपने साथ ऊपर ले जाएगा। जैसे कि आंधियाँ आती हैं तो आपने थैलियों को उड़ते हुए देखा है ना, वो कैसे ऊपर की साइड में चली जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, वायु का प्रसार कहाँ होता है, ऊपर की साइड में होता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से ही अधिक स्थान घेरती है तो वह हमको हल्की प्रतीत होती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं जो होता है वो ऊपर उठता है। जो कोई भी चीज़ ऊपर उठ जाएगी तो यानी कि वो हल्की होगी। जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। आपने तराजू ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने मान लीजिए रुई रख दी है, काफ़ी सारी रख दी है, और यहाँ पर आपने रुई रखने के बाद में क्या रख दिए हैं, केले रख दिए हैं, तो ऊपर क्या उठेगा, रुई उठेगी, क्योंकि वो इससे हल्की है। उसी तरीके से जो गर्म वायु होती है उसका प्रसार जो होता है वो ऊपर की साइड में होता है, ऊपर की साइड में होगा तो यानी कि गर्म, हम कह सकते हैं कि जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थानीय क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रसारित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि अपने अध्याय 4 में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। इसे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।